नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भारत के आस पड़ोस में एक सफर पर निकल रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं, उनकी क्या रूपरेखा है। जी। हमारे पास एक विस्तृत रिपोर्ट है, भारत के पड़ोसी देश, संबंध और विदेश नीति। तो आज की हमारी सारी बातचीत इसी रिपोर्ट के आधार पर होगी। बिल्कुल, इसी दस्तावेज के नजरिए से हम देखेंगे। हमारा मकसद है कि 2025 तक की जो स्थिति इस रिपोर्ट में बताई गई है, उसके आईने में भारत के पड़ोसी रिश्तों की एक साफ तस्वीर पेश की जाए। हाँ, एक कोशिश करते हैं समझने की। तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हैं। अब इनमें से जमीनी सरहद वाले हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 हो गए। जी, 7 जमीनी सीमा वाले। और फिर समंदर पार हमारे 2 नजदीकी पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव। हाँ, समुद्री पड़ोसी। इतने कुल 9 रिश्ते हैं और ये मिलकर भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए इन 9 रिश्तों की कह सकते हैं भूल भुलैया में उतरेंगे। हाँ, कहीं दोस्ती है, कहीं थोड़ी दूरी। हाँ, कहीं सहयोग है तो कहीं तनाव भी है, जटिलताएं भी हैं। तो चलिए इस दस्तावेज के आधार पर इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन 2 पड़ोसियों से जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, पाकिस्तान और चीन। ये तो सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी मुश्किल दौर में हैं। हाँ, दस्तावेज तो यही इशारा करता है। राजनीतिक मतभेद गहरे हैं, सीमा पर तनाव बना रहता है, आतंकवाद का मुद्दा है ही और व्यापार भी लगभग ठप सा है। जी, बातचीत और सहयोग की गुंजाइश बहुत कम दिखती है इस रिपोर्ट के अनुसार। हाँ, मतलब स्थिति काफी जटिल है। जी, और ये जटिलता कोई नई नहीं है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ये एक लंबे समय से चली आ रही स्थिति है और इसका असर सिर्फ भारत पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता है। अच्छा। भरोसे की कमी साफ दिखती है और वो जो सीमा पार आतंकवाद का जिक्र है वो एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। भारत की सुरक्षा और संसाधनों पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब चीन, वहां क्या तस्वीर है? वो भी आसान नहीं लगती। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं। तस्वीर अलग है पर उलझी हुई। सीमा पर तनाव है, एलएसी वाला मुद्दा तो है ही, उसके बाद से रिश्ते सामान्य नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और रिपोर्ट भी ये कहती है कि तनाव के बावजूद व्यापार चल रहा है। हाँ, यही तो एक अजीब सी बात है ना? एक तरफ जमीन पर तनातनी, दूसरी तरफ आर्थिक लेन देन, मतलब प्रतिस्पर्धा भी है और कूटनीतिक मोलभाव भी लगातार चल रहा है। बिल्कुल सही। और चीन वाला मामला दिखाता है कि आज के दौर में रिश्ते कितने बहुआयामी मतलब मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। रिपोर्ट यही बताती है कि सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक जुड़ाव भी बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कहीं सप्लाई चेन है, कहीं बाजार है। अच्छा। और ये स्थिति कूटनीति को बहुत पेचीदा बना देती है। आप एक ही देश के साथ सीमा पर लड़ भी रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और भारत को अपनी नीतियों को लगातार उसके हिसाब से ढालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान और चीन की बात हुई। अब जरा उत्तर की ओर चलते हैं। नेपाल और भूटान, हिमालयी पड़ोसी। जी। नेपाल के साथ देखिए, रिश्ते तो बहुत खास माने जाते हैं। गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, धर्म का जुड़ाव है, लोगों का आना जाना सदियों से है। रोटी बेटी का रिश्ता जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि हाल के सालों में कुछ खटास भी आई है, वो सीमा विवादों को लेकर। हाँ, काला पानी, लिपू लेक। हाँ, उन्हीं इलाकों पर दावों ने तनाव पैदा किया है। नेपाल वाला मामला वाकई दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, सदियों पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक समानताएं बहुत गहरी हैं, शायद ही कहीं और ऐसा हो। लेकिन रिपोर्ट ये साफ करती है कि इन गहरे रिश्तों के बावजूद राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और जमीन, ये मुद्दे कितने संवेदनशील हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। जब सीमा विवाद जैसे मुद्दे उठते हैं तो वो पुरानी गर्मजोशी पर असर डाल सकते हैं। ये दिखाता है कि पारंपरिक रिश्तों को सहेजना और आज की राजनीतिक सच्चाइयों से निपटना दोनों एक साथ कितना मुश्किल हो सकता है। और भूटान का क्या? वहां रिपोर्ट क्या कहती है? भूटान के साथ तस्वीर काफी अलग है, बहुत सकारात्मक बताई गई है। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार रिश्ते सामान्य हैं, बेहद मैत्रीपूर्ण, सुरक्षा, विकास और खासकर वो पनबिजली, हाइड्रो पावर, उसमें गहरा सहयोग है। भारत भूटान के विकास में एक अहम भागीदार रहा है और भूटान भी भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है। तो ये स्थिरता है वहाँ। जी,
ये स्थिरता और आपसी विश्वास भारत की पड़ोस प्रथम नीति के लिहाज से एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। रिपोर्ट में किसी बड़े विवाद या तनाव का जिक्र नहीं है, नेपाल से बिल्कुल अलग। ये वाकई में दिलचस्प है। बिल्कुल पास पास बसे हैं, लेकिन रिश्तों में इतना अंतर। नेपाल में सांस्कृतिक गहराई के साथ राजनीतिक उतार चढ़ाव भी, और भूटान में लगातार स्थिरता। जी, यही विविधता है पड़ोस की। चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश के साथ तो रिश्तों में काफी सकारात्मकता आई है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। व्यापार बढ़ा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान मजबूत हुआ है, और वो सीमा विवाद सुलझ गया। सबसे बड़ी बात, वो लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद सुलझ गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, मील का पत्थर था वो। हालांकि कुछ मुद्दे अभी भी हैं, जैसे तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा, हाँ, जल बंटवारा, और वो अवैध प्रवासन की समस्या। इन पर बातचीत जारी है, ऐसा रिपोर्ट में है। हाँ, बांग्लादेश के साथ संबंधों का बेहतर होना भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से बहुत अहम है। सीमा विवाद का समाधान तो बहुत बड़ा कदम था विश्वास बढ़ाने में। जी। रिपोर्ट जोर देती है कि कनेक्टिविटी और व्यापार पर ध्यान देने से दोनों देशों को फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, पानी जैसे मुद्दे संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक भी, राजनीतिक भी। इन्हें सुलझाने के लिए लगातार कोशिश और कूटनीतिक समझदारी चाहिए। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की भारत के पूर्वी राज्यों के लिए भी मौके पैदा कर सकती है। अच्छा, और म्यांमार, उसके साथ क्या स्थिति है? जमीनी सीमा तो लगती है हमारी। म्यांमार का मामला थोड़ा अलग है और चिंताजनक भी। क्यों? रिपोर्ट के अनुसार देखिए, साझा जमीनी सीमा है, कुछ आर्थिक सहयोग की बात भी है, लेकिन म्यांमार की जो अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता है, हाँ, वहाँ जो राजनीतिक हालात हैं, बिल्कुल, उसने द्विपक्षीय संबंधों को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, जिसका मतलब है सेना का नियंत्रण। इस अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर सहयोग मुमकिन नहीं हो पा रहा। भारत के लिए ये एक दुविधा जैसी स्थिति है। कैसी दुविधा? एक तरफ पड़ोसी देश की स्थिरता जरूरी है, खासकर सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए। दूसरी तरफ वहां के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि सहयोग करना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत इस स्थिति में सावधानी से चल रहा है। ये एक सीधा उदाहरण है कि कैसे पड़ोसी देशों की अंदरूनी राजनीति हमारे रिश्तों पर असर डालती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं समुद्री पड़ोसियों पर, श्रीलंका और मालदीव, और साथ में अफगानिस्तान को भी ले लेते हैं। जी। श्रीलंका के साथ तो रिश्ते सदियों पुराने हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक जुड़ाव बहुत गहरा है। हाँ, बहुत पुराना नाता है। रिपोर्ट ये बताती है कि हाल में जब श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट में था तो भारत ने काफी मदद की थी। जी हाँ, पड़ोस प्रथम नीति का ये एक अहम प्रदर्शन था। बिल्कुल। श्रीलंका को उस मुश्किल समय में मदद देना सिर्फ एक मानवीय सहायता नहीं थी, वो एक रणनीतिक कदम भी था। ये दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार और मददगार शक्ति बनना चाहता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि श्रीलंका की जो लोकेशन है हिंद महासागर में, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्ग, इन सब के लिए श्रीलंका के साथ स्थिर और दोस्ताना रिश्ते भारत की प्राथमिकता हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ मुद्दे तो रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल। वहाँ के आंतरिक तमिल मुद्दे हैं और कभी-कभी चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंताएं उभरती हैं। दस्तावेज में इसका सीधा जिक्र ना भी हो, पर ये पहलू रहते हैं। अच्छा। और मालदीव, वहाँ क्या स्थिति है? मालदीव का महत्व आप देखिए हाल के सालों में काफी बड़ा है। हाँ, उसकी लोकेशन की वजह से। बिल्कुल, उसकी रणनीतिक लोकेशन। हिंद महासागर में अपनी स्थिति के कारण मालदीव भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत अहम हो गया है। भारत वहाँ कई विकास परियोजनाओं में शामिल है। रिपोर्ट में चीन विरोधी नीतियों का जिक्र है, जो शायद वहाँ की राजनीति के संदर्भ में है। ये दिखाता है कि इस छोटे से द्वीप समूह में बड़ी शक्तियों के बीच प्रभाव बढ़ाने की होड़ है। तो भारत के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक लक्ष्य है। और आखिर में अफगानिस्तान, वहाँ तो हालात काफी अस्थिर हैं तालिबान के आने के बाद। हाँ, अफगानिस्तान की स्थिति तो बेहद जटिल है। तालिबान शासन को भारत ने मान्यता नहीं दी है। सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। तो फिर रिश्ते कैसे हैं? देखिए, रिपोर्ट ये बताती है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता बंद नहीं की है। अच्छा, जैसे अनाज, दवाएं? हाँ, बिल्कुल। ये भारत की उस नीति को दिखाता है जो राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठकर आम लोगों की मदद पर जोर देती है।
लेकिन हाँ, भारत की एक बड़ी चिंता ये है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। दस्तावेज इस पहलू को भी छूता है। फिलहाल बड़े सहयोग की गुंजाइश तो कम है, पर भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है। तो ये हमने अलग अलग पड़ोसियों के साथ रिश्तों की अलग अलग तस्वीरें देखी, कहीं सहयोग, कहीं तनाव, कहीं पुराना जुड़ाव, कहीं नई रणनीतिक ज़रूरतें। इन सबको एक साथ देखें तो भारत की पूरी नीति क्या नज़र आती है? ये रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि भारत की विदेश नीति का जो केंद्रीय स्तंभ है वो है पड़ोस प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मतलब पड़ोसियों को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। लक्ष्य है सहयोग बढ़ाना, आपसी विश्वास कायम करना और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाना। लेकिन हर पड़ोसी के साथ तो चुनौतियां अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, हर पड़ोसी के साथ चुनौतियां और अवसर अलग हैं। इसीलिए इस नीति को लागू करने का तरीका भी हर देश के लिए थोड़ा अलग होता है, लचीलापन रखना पड़ता है। और मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं? किन चीजों पर जोर है? रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकताएं कई हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी सीमाएं सुरक्षित रखना, आतंकवाद से निपटना और ये पक्का करना कि पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो। ये तो सबसे जरूरी है। जी। दूसरी बड़ी प्राथमिकता है आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाना, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो। तीसरी सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, जो रिश्तों को मजबूती देता है। और चौथी, जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता देना, जैसे हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान के मामले में देखा। तो ये सब मिलकर पड़ोस प्रथम नीति को जमीन पर उतारते हैं। हाँ, यही कोशिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ऐसे पड़ोस में है जहां भाई हर दरवाजे पर एक अलग कहानी है, एक अलग चुनौती। बिल्कुल। पाकिस्तान और चीन के साथ बड़ी रणनीतिक चुनौतियां हैं, तो भूटान जैसा भरोसेमंद दोस्त भी है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के साथ गहरे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, पर आज के मुद्दे भी हैं। जी। मालदीव जैसे छोटे देश का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। म्यांमार और अफगानिस्तान में अस्थिरता चिंता की बात है। इन सब के बीच संतुलन साधना, यही भारत की कूटनीति का असल इम्तिहान है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दस्तावेज यही दिखाता है कि भारत को अपनी पड़ोस प्रथम नीति को सफल बनाने के लिए लगातार कूटनीतिक सक्रियता, लचीलापन और सावधानी बरतने की जरूरत है। हर रिश्ते की अपनी डायनामिक्स है और भारत को उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि पड़ोसियों के अपने हित हैं, उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति है और दूसरे देशों के साथ उनके अपने समीकरण भी भारत के साथ रिश्तों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने इस दस्तावेज के आधार पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्तों की जटिल और कह सकते हैं बहुरंगी तस्वीर को समझने की कोशिश की। जी। ये साफ है कि ये रिश्ते कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई मोड़, उतार चढ़ाव और चौराहों से भरे हुए हैं। हाँ, इसमें सब कुछ है। सहयोग और प्रतिस्पर्धा, दोस्ती और मतभेद, ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की चिंताएं, ये सब एक साथ चलते हैं। हाँ। और इन सबको साधना एक लगातार चलने वाली कूटनीतिक चुनौती है। हाँ, और दस्तावेज का निचोड़ भी यही है कि इन तमाम विविधताओं और चुनौतियों के होते हुए भी भारत का लक्ष्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस बनाने का है। पड़ोस प्रथम नीति इसी लक्ष्य को पाने का एक जरिया है, जिसे जमीनी हकीकत के मुताबिक लगातार ढालना पड़ता है। और अंत में हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ। ये आज की चर्चा और इस दस्तावेज पर ही आधारित है। हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कितने अलग अलग हैं और लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में भविष्य को देखते हुए भारत के लिए अपनी पड़ोस प्रथम नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सबसे बड़ी लगातार बनी रहने वाली चुनौती क्या हो सकती है? क्या वो सीमा विवाद होंगे, या आर्थिक प्रतिस्पर्धा, या फिर पड़ोसी देशों की अपनी अंदरूनी अस्थिरता? सोचने वाला सवाल है। इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।